हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं। यह सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस के पेपर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत पब्लिक फाइनेंस के बहुत सारे विषयों को सम्मिलित किया जाता है। तो राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है राजकोषीय नीति का? इट रिफर्स टू अ पॉलिसी कंसर्निंग द यूज ऑफ स्टेट ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। जो समष्टिपरक आर्थिक लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो राज्य का जो राजकोष का या उसकी जो ट्रेजरी है उसका धन का प्रयोग करते हैं, तो वो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ चेंजिंग इट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स इंटेंडेड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने करारोपण के और सार्वजनिक व्यय के कार्यक्रमों में इस प्रकार के परिवर्तन करती है ताकि कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो उसका अध्ययन हम फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति के अंतर्गत करते हैं। Government uses its expenditure and revenue program to produce desirable effects on national income, production and employment. राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार पर वांछित प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए अपने जो व्यय का और आय के जो कार्यक्रम का उपयोग जब सरकार करती है तो वह राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। तो राजकोषीय नीति को आप इस तरह से समझिए कि सरकार से जनता की तरफ और जनता से सरकार की तरफ धन का स्थानांतरण जो होता है वह राजकोषीय नीति के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो जनता से सरकार की ओर कैसे होगा? करारोपण किया करती है सरकार, तो जनता से सरकार की ओर धन का जो स्थानांतरण होता है या और सरकार से जनता की ओर कैसे होता है? जैसे कि जब सरकारें व्यय करती हैं सार्वजनिक कल्याण के लिए, जो अपने जो तरह तरह के कार्यक्रमों पर व्यय करती हैं, तो उससे सरकार से जनता की ओर हस्तांतरण होता है। तो फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति में राजकोष से संबंधित नीति जो होती है उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर प्रोग्राम या आय या व्यय के कार्यक्रमों को, जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जैसे नेशनल इनकम में इंक्रीज, प्रोडक्शन में इंक्रीज, रोजगार में वृद्धि, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज, इन सब के लिए जब सरकार ये इसका जो अपने राजकोष का प्रयोग करती है तो उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। अब ये काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी या प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति, इसी को हम बजटरी नीति भी कहते हैं, बजटीय नीति। तो इसका जो है आय और सार्वजनिक व्यय से संबंधित नीति इसके अंतर्गत आती है। तो इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो रिलेशनशिप होती है, इट जनरेट्स एडिशनल परचेजिंग पावर ड्यूरिंग डिप्रेशन। काउंटर साइक्लिकल प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति यानी जो चक्रीय उच्चावचन होते हैं उनको दूर करने के लिए इन्फ्लेशन या डिप्रेशन के समय अलग अलग तरह की नीतियां अपनाई जाती हैं। तो जब डिप्रेशन, मंदी का दौर होता है जैसा कि आजकल चल रहा है कोरोना के पीरियड में, तो सरकार का उद्देश्य क्या होता है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य होता है कि अतिरिक्त क्रय क्षमता का सृजन किया जाए। तो ये जो एक्सपेंशन यानी जो मुद्रास्फीति का समय होता है, वो जो उसके समय सरकार यह प्रयास करती है कि लोगों के हाथ में जो क्रय शक्ति है, लोगों के हाथ में जो रुपया है उसको कम किया जाए। तो एडिशनल परचेजिंग पावर ड्यूरिंग डिप्रेशन, मंदी के समय लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा देती है, और एक्सपेंशन या विस्तार के समय या मुद्रास्फीति के समय उनसे अतिरिक्त क्रय क्षमता को ले लेती है। तो इसका राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य होता है? गवर्नमेंट एक्टिविटीज जो बहुत बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि हमको सबको पता है, वैगनर के नियम का मैंने एक चैप्टर वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि दिन प्रतिदिन सरकार की जो क्रियाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो
उसके लिए जो राजकोषीय नीति का प्रयोग किया जाता है। टैक्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी। हमारे जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है उसका एक बहुत बड़ा भाग कर जो आय होती है, और सरकार का जो व्यय होता है वो जीएनपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। गवर्नमेंट इफेक्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू गैप बिटवीन गवर्नमेंट रिसीट्स एंड बोरोइंग। अब सरकार की प्राप्तियां कितनी हैं और उसके जो बोरोइंग्स या उसके ऋण कितने हैं, उससे जो है आर्थिक क्रियाओं को वह प्रभावित करती है। तो इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ ओवरऑल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। इससे सरकार की जो कुल ऋणग्रस्त है, कुल उधार कितना वो ले रही है, उसका पता कर चलता है। इट इज द इंडिकेटर ऑफ फिस्कल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। राजकोषीय नीति से ही फिस्कल हेल्थ या राजकोषीय जो स्वास्थ्य है किस तरह का है सरकार का, वह पता चलता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ समष्टिपरक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। तो टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को संचारित करना, उनको गतिशील करना। टू प्रमोट ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आय और धन के समान वितरण। रिस्ट्रेन इन्फ्लेशनरी फोर्सेस इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जो ये मुद्रास्फीतिक शक्तियां हैं उनको दमन करना। तो इसके लिए हम ये जो है ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्लेशनरी फोर्सेस को चेक करना, ये इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए टूल्स क्या क्या जो है अपनाती है फिस्कल पॉलिसी में, कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है राजकोषीय नीति में। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति के उपकरण दो हो गए, सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू और सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक जो आय है उसमें दो भाग होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। और जो सार्वजनिक व्यय होता है उसके अंतर्गत राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ये जो है इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। क्या क्या होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स या राजस्व प्राप्तियों में, कर और गैर कर आय ये होती है। और कर के अंतर्गत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आता है। प्रत्यक्ष कर उन्हीं लोगों से लिया जाता है, उन्हीं लोगों के द्वारा भुगतान किया जाता है जिन पर ये लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स उन लोगों के द्वारा जिन पर लगाया जाता है, जरूरी नहीं है कि उन्हीं लोगों के द्वारा भुगतान किया जाए, इसकी शिफ्टिंग करना पॉसिबल होता है। तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो इसके भाग होते हैं कर आय के। पब्लिक एक्सपेंडिचर या पेमेंट्स किसके ऊपर होता है, सरकारी जो सार्वजनिक व्यय होता है वो उसके दो भाग होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है ब्याज का भुगतान, मुख्य जो सब्सिडीज होती हैं सहायकियां, और रक्षा व्यय ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है एक्सपेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन पर व्यय, रीपेमेंट ऑफ लोन्स या ऋणों का पुनर्भुगतान, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेश लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंटर, जो राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों के द्वारा नए ऋण दिए जाते हैं वो आ जाते हैं। लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक उपक्रमों को दिए जाने वाला ऋण। एक्सपेंसेस ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय। और सेक्टोरल डेवलपमेंट या क्षेत्रीय विकास के लिए जो व्यय किया जाता है वो आ जाता है इसके अंतर्गत। और पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक रिसीट्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, इसके भी अंतर्गत राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स, और कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट लोन्स या जो सरकारी ऋणों का भुगतान किया जाता है वो,
डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, जैसे विनिवेश, पीएसयूज को अगर प्राइवेटाइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उसमें से उसको हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू से जो प्राप्तियां होती हैं वो कैपिटल रिसीट्स में आती हैं। मार्केट बोरोइंग्स या बाजार से ऋण लिया जाता है, इंटरनल एंड इंटरनेशनल सोर्सेज से, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से जो ऋण लिया जाता है वह कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत आता है। रेवेन्यू रिसीट्स में बताया आपको कर और गैर कर आय। कर जैसा कि पहले बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं, और गैर कर आय जो होती है उसमें फाइन और पेनाल्टीज, फीस, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट इंटरेस्ट, ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं। फाइन्स एंड पेनाल्टी जो दंड और शुल्क लगाए जाते हैं, फीस दी जाती है किसी चीज को, जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उसके लिए फीस देते हैं। प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो लाभ है, जैसे रोडवेज का जो लाभ है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो सरकार को ब्याज जो मिलती है, और ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स जो दूसरी सरकारों से जो अनुदान मिलता है और उपहार स्वरूप प्राप्त होता है, वह पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत, ये जो नॉन टैक्स रिसीट्स के अंतर्गत या गैर कर आय के अंतर्गत आता है। पब्लिक रेवेन्यू या रिसीट्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? इनकम टैक्स या आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर, संपत्ति कर और उपहार कर। ये जो है प्रत्यक्ष कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि उन्हीं लोगों से यह वसूला जाता है जिन पर यह लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे उत्पादक के ऊपर लगाया जा रहा है तो वह उपभोक्ताओं के ऊपर उसको जो है ट्रांसफर कर सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाता है? सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम एंड सर्विस टैक्स। सेल्स टैक्स का मतलब विक्री कर, निगम कर, उत्पाद कर और सीमा शुल्क और ये सेवा कर। एक्साइज उत्पाद कर, कस्टम यानी सीमा शुल्क, और सेवा कर जो होते हैं ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब जो है इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द इकोनॉमी, अब जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो अगर वृद्धि की जाती है तो उससे जीएनपी बढ़ता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो उससे क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है, जिससे कि हाउस होल्ड इनकम या लोगों की आय बढ़ती है। गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू या अप्रत्यक्ष कर का जो राजस्व है वह बढ़ जाता है। इंक्रीज द फ्लो ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में जो कोषों का प्रवाह है, धन का प्रवाह है वह बढ़ जाता है। इंक्रीजेस प्राइवेट इनकम एंड देयर बाय द प्राइवेट एक्सपेंडिचर, लोगों की निजी आय बढ़ती है और उससे निजी व्यय भी बढ़ जाता है। इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू ऑन द इकोनॉमी, पब्लिक रेवेन्यू या सार्वजनिक आय से क्या क्या होता है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड वो बढ़ता है। टैक्सेशन इज अ मेजर ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम प्राइवेट पर्सेस टू द पब्लिक कॉफर्स, तो लोगों के निजी हाथों से निकलकर धन का हस्तांतरण सरकारी खजाने की तरफ हो जाता है। विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द प्राइवेट यूज, निजी उपयोग से हटकर ये जो है सरकार की ओर चला जाता है। डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन जीएनपी, जीएनपी पर इसका एक जो है सुस्ती का प्रभाव होता है। रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम एंड रिड्यूसेस प्राइवेट एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो उससे लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है खर्च करने योग्य आय कम हो जाती है और लोगों के हाथ में जो अपने जो निजी व्यय है उसका भी जो है कमी हो जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट अगर हम बोलें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट क्या होती है? टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स, जब कुल जो सरकार का व्यय है वह सरकार की आय से ज्यादा होता है तो उसे हम
डिफिसिट कहते हैं या घाटा कहते हैं। बजटरी डिफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, कुल व्यय में से कुल आय की मात्रा को घटा देते हैं तो वह बजटीय घाटा होता है। रेवेन्यू डिफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट या राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। बजटीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल आय या कुल जो राजस्व है। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें शॉर्ट नोट्स के लिए, जो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा सबसे ब्रॉड टर्म है, इसमें कुल जो व्यय है उसमें से कुल राजस्व, जिसमें से कि गवर्नमेंट की बोरोविंग नहीं इंक्लूडेड होती है, एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट बोरोविंग, तो बोरोविंग से आय जो है उसको हटा देते हैं, तो यह क्लियर पिक्चर गवर्नमेंट की जो है डिफिसिट की बताता है। फिस्कल डिफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। फिर प्राइमरी डिफिसिट होता है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज का भुगतान हम करते हैं उसको हम फिस्कल डेफिसिट से हटा देते हैं तो वह प्राइमरी डेफिसिट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द गवर्नमेंट स्पेंड्स एंड व्हाट इट अर्न्स। जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है और जो यह कमा रही है उसके बीच का अंतर है। यह जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। यह जीडीपी के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। फिस्कल पॉलिसी के प्रकार अब क्या क्या होते हैं? फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, नॉन डिस्क्रिशनरी या ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी का मतलब विवेकपूर्ण, और ये जो है स्वायत्त राजकोषीय नीति। एंटी रिसेशनरी और एंटी इन्फ्लेशनरी जो है विवेकपूर्ण तरीके से रिसेशन को दूर करने के लिए और स्फीतिजनक दशाओं को दूर करने के लिए जब राजकोषीय नीति राजकोषीय उपायों को अपनाया जाता है तो वह एंटी रिसेशनरी और एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और नॉन डिस्क्रिशनरी या ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी ये एंटी रिसेशनरी में एग्रीगेट डिमांड को गिर जाती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है रिसेशन के समय, तो डिफ्लेशनरी गैप हो जाता है। तो एंटी रिसेशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए क्या करना होता है? गवर्नमेंट की जो व्यय है उसको बढ़ाना होता है, करों को कम करना होता है। तो सरकार की जो व्यय को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सरकार पब्लिक वर्क्स पे ज्यादा खर्च करती है, जैसे रोड्स को बनाना है, डैम्स को बनाना है, पोर्ट्स को बनाना है, टेलीकम्युनिकेशन लिंक, इरिगेशन वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ न्यू एरियाज, ये सब जो है करती है। और सरकार इसके लिए बहुत तरह की वस्तुओं और से चीजों को खरीदती है, लोगों को एम्प्लॉय करती है। तो इससे क्या इफेक्ट आता है? इससे सप्लायर्स और सेलर्स की आय बढ़ती है और कैपिटल गुड्स की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? लोगों का उपभोग बढ़ता है, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग बढ़ती है, उत्पादन का विस्तार होता है और रोजगार और आय का जनन होता है। तो कमी का क्या प्रभाव होता है? इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास व्यय योग्य आय बढ़ जाती है, उपभोग में वृद्धि, रोजगार बढ़ता है और राष्ट्रीय आय और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी की, या जो स्फीतिजनक दशाएं हैं उनको दूर करने के लिए जो राजकोषीय नीति अपनाई जाती है उसकी। तो इसमें क्या करते हैं? इस समय एग्रीगेट डिमांड बढ़ता हुआ होता है और निजी निवेश भी बढ़ता हुआ होता है, तो इससे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। तो एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार का जो व्यय है वह घटाया जाता है और
करारोपण में वृद्धि की जाती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो गैर विकास व्यय या अनुत्पादक जो क्रियाएं हैं, जैसे डिफेंस सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट, इन सब के ऊपर जो सरकार का व्यय है उनको कम कर दिया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या चीज होती है? ट्रांसफर पेमेंट, जो पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, यह हस्तांतरण भुगतान वो भुगतान होते हैं जिसके बदले में सरकार को कोई भी वस्तु या सेवा व्यक्ति से प्राप्त नहीं होती है। जैसे छात्रवृत्ति देती है सरकार, वृद्धावस्था पेंशन देती है, तो यह ट्रांसफर पेमेंट का भाग है। सरकार को अतिरिक्त जो एक्सपेंडिचर को जब कम करती है तो लोगों की आय कम हो जाती है और लोगों के पास जो अतिरिक्त मांग होती है वह भी कमी हो जाती है। और टैक्सेस को बढ़ा देती है एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी के लिए। तो उससे क्या होता है? करारोपण में आय, धन और ये जो निगम कर है वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो इससे लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य आय जो है कम हो जाती है, लोगों का उपभोग कम हो जाता है और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे कि बजट सरप्लस प्राप्त होता है। नॉन डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी अब क्या चीज होती है? टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर वेरी ऑटोमेटिकली विद चेंजेस इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के साथ कर और व्यय अपने आप ही जो है इसमें परिवर्तन आता है। with built-in stabilizers, recession and inflation will be shorter and less intense. Personal income taxes, direct relationship in between tax revenue and level of income. Higher national income, citizens have to pay higher taxes, which reduces the disposable income and consumption demand. Fall in national income in recession, lower taxes, but aggregate demand does not fall. जब अगर फिस्कल डिफिसिट बहुत ज्यादा होती है तो उसमें उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, उसके क्या निहितार्थ होते हैं? इसका मतलब है कि देश अपने घरेलू क्षेत्र से और बाह्य क्षेत्र से, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्रोतों से बहुत अधिक कर्ज ले रहा है, जिसका मतलब है सार्वजनिक ऋण बढ़ते हैं और इसका बोझ बढ़ता है। फाइनेंसिंग थ्रू डिफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मनी एंड मे लीड टू राइज इन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। डिफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा जब फाइनेंसिंग की जाती है तो इससे मुद्रा का निर्माण होता है, जिससे कि कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ने लग जाती है। इसका आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। ड्यू टू लार्ज रेवेन्यू डिफिसिट, अ स्मॉलर अमाउंट आर लेफ्ट for productive investment in infrastructure and social capital. More borrowing by government leaves less resources for private sector investment. सरकार के द्वारा जब ज्यादा ऋण लिया जाता है तो निजी क्षेत्र के लिए निवेश के लिए कम संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार को अपने जो पूंजीगत व्यय है उसमें कम करनी चाहिए। भारत में सरकार फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए पूंजीगत व्यय में कमी करती है, लेकिन उससे आर्थिक विकास बाधित होता है। तो इसके लिए सरकार को राजस्व जो व्यय है उसमें कमी करनी चाहिए और रेवेन्यू रिसीट्स या टैक्सेशन को मोबिलाइज करने की कोशिश करना चाहिए। पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? लोगों का उपभोग बढ़ता है, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग बढ़ती है, उत्पादन का विस्तार होता है और रोजगार और आय का जनन होता है। बोरोइंग से मार्केट लोन और बोरोइंग लेती है, स्मॉल सेविंग्स
के द्वारा गवर्नमेंट बोरोइंग जो होती है वह एंटी इन्फ्लेशनरी होती है। तो लोगों से सरकार जब पैसा उधार लेती है तो और करों में कमी का क्या प्रभाव होता है? इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास व्यय योग्य आय बढ़ जाती है, उपभोग में वृद्धि, रोजगार बढ़ता है और राष्ट्रीय आय और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इससे बजट घाटा बढ़ता है। एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी की, या जो स्फीतिजनक दशाएं हैं उनको दूर करने के लिए जो राजकोषीय नीति अपनाई जाती है उसकी। तो इसमें क्या करते हैं, इस समय एग्रीगेट डिमांड बढ़ता हुआ होता है और निजी निवेश भी बढ़ता हुआ होता है, तो इससे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। तो एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी में सरकार का जो व्यय है वह घटाया जाता है और करारोपण में वृद्धि की जाती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जो गैर विकास व्यय या अनुत्पादक जो क्रियाएं हैं जैसे डिफेंस सब्सिडी, ट्रांसफर पेमेंट, इन सब के ऊपर जो सरकार का व्यय है उनको कम कर दिया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट क्या चीज होती है? ट्रांसफर पेमेंट जो पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ, यह हस्तांतरण भुगतान वो भुगतान होते हैं जिसके बदले में सरकार को कोई भी वस्तु या सेवा व्यक्ति से प्राप्त नहीं होती है। जैसे छात्रवृत्ति देती है सरकार, वृद्धावस्था पेंशन देती है, तो यह ट्रांसफर पेमेंट का भाग है। सरकार को अतिरिक्त जो एक्सपेंडिचर को जब कम करती है तो लोगों की आय कम हो जाती है और लोगों के पास जो अतिरिक्त मांग होती है वह भी कमी हो जाती है। और टैक्सेस को बढ़ा देती है एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी के लिए, तो उससे क्या होता है, करारोपण में आय, धन और ये जो निगम कर है वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो इससे लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य आय जो है कम हो जाती है, लोगों का उपभोग कम हो जाता है और एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे कि बजट सरप्लस प्राप्त होता है। नॉन डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी अब क्या चीज होती है? टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर वेरी ऑटोमेटिकली विद चेंजेस इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के साथ कर और व्यय अपने आप ही जो है इसमें परिवर्तन आता है। with built-in stabilizers, recession and inflation will be shorter and less intense. Personal income taxes, direct relationship in between tax revenue and level of income. Higher national income, citizens have to pay higher taxes, which reduces the disposable income and consumption demand. Fall in national income in recession, lower taxes but aggregate demand does not fall. जब अगर फिजिकल डिफिसिट बहुत ज्यादा होती है तो उसमें उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, उसके क्या निहितार्थ होते हैं? इसका मतलब है कि देश अपने घरेलू क्षेत्र से और बाह्य क्षेत्र से, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्रोतों से बहुत अधिक कर्ज ले रहा है, जिसका मतलब है सार्वजनिक ऋण बढ़ते हैं और इसका बोझ बढ़ता है। फाइनेंसिंग थ्रू डिफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मनी एंड मे लीड टू राइज इन प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। डिफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा जब फाइनेंसिंग की जाती है तो इससे मुद्रा का निर्माण होता है, जिससे कि कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ने लग जाती है। इसका आर्थिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। ड्यू टू लार्ज रेवेन्यू डिफिसिट अ स्मॉलर अमाउंट आर लेफ्ट फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल कैपिटल।
मोर बोरोइंग बाय गवर्नमेंट लीव्स लेस रिसोर्सेज फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। सरकार के द्वारा जब ज्यादा ऋण लिया जाता है तो निजी क्षेत्र के लिए निवेश के लिए कम संसाधन उपलब्ध हो पाते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए? फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार को अपने जो पूंजीगत व्यय है उसमें कम करनी चाहिए। भारत में सरकार फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए पूंजीगत व्यय में कमी करती है, लेकिन उससे आर्थिक विकास बाधित होता है। तो इसके लिए सरकार को राजस्व जो व्यय है उसमें कमी करनी चाहिए और रेवेन्यू रिसीट्स या टैक्सेशन को मोबिलाइज करने की कोशिश करना चाहिए।